Happy New Year and welcome on the channel Adda 24/7 Regulatory Bodies। इस नए साल पर आप लोगों के लिए हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट लेकर आए। आई एम श्योर आप सभी ने इससे पहले के पॉडकास्ट चर्चा को सुना होगा, जिसमें पिंकी मैम ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया और उस इनिशिएटिव में जितने भी हमारे रेगुलेटरी बॉडीज़ के एग्जाम्स होते हैं उन एग्जाम्स में जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं एंड आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल द सब्जेक्ट्स जो आते हैं उन सबको मैम ने उनके मेंटोर्स के साथ डिस्कस किया और आपके सामने एक बहुत ही क्रिस्प और एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी रखी। ये स्ट्रैटेजी आपके सभी आने वाले जो 2025 के एग्जामिनेशन है उसमें आपको काम आएगी और जब चाहे आप तब उस स्ट्रैटेजी से अपना जो प्रिपरेशन उसको बेहतर कर पाएंगे। बट आज एक इम्पॉर्टेंट पॉडकास्ट आप लोगों के सामने आ रहा है जिसमें जनरल अवेयरनेस की स्ट्रैटेजी को हम डिस्कस करने वाले हैं विद पिंकी मैम। तो मैम आज उन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे आपके साथ जो स्टूडेंट्स के लिए एक कंसर्निंग पॉइंट्स रहते हैं, बहुत कंफ्यूजन रहता है और क्योंकि जनरल अवेयरनेस अपने आप में एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, तो उसको कैसे एक स्टूडेंट जो बिगनर है वो मास्टर कर सकेगा, इसके बारे में आई थिंक आज हम पॉइंट टू पॉइंट आप सभी के जो डाउट्स आप जनरली पूछते हैं या जो बहुत कॉमन क्वेरीज हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करेंगे। बट बिफोर दैट अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा और इससे पहले के भी जो पॉडकास्ट हमने किए उनको जरूर देखिएगा। दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल। सो मैम लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मैम यही है कि ये जो जनरल अवेयरनेस है और ये जो सीए है करंट अफेयर्स, इसमें डिफरेंस क्या है और क्या ये बच्चे समझ पाते हैं कि इफ देयर इज एनी डिफरेंस तो क्या बच्चे समझ पाते हैं? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे क्योंकि मैं इस साइड बैठी हूँ। आज जनरली मैं क्वेश्चन पूछने वाली साइड बैठी होती हूँ, आज मैं इस साइड बैठी हूँ आंसर देने वाली साइड। सो अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आपके न्यू ईयर को और हैप्पी बनाने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए, स्पेशली जीए में आज मैं आपके साथ हूँ। पहला क्वेश्चन ही मैम ने बहुत अच्छा पूछ लिया है कि जीए और सीए में क्या डिफरेंस होता है। आपके सिलेबस में जीए लिखा होता है बट जब मैं आपको पढ़ाती हूँ मैं कहती हूँ करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है? तो मैम अगर मैं ये बोलूँ कि अगर जनरल अवेयरनेस एक बहुत बड़ा सर्कल है, करंट अफेयर्स उसमें एक अंदर वाला सर्कल है जो जीए में फिट हो जाता है। यानी जीए में हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं प्लस कुछ स्टैटिक पोर्शन भी पढ़ते हैं। करंट अफेयर्स इज ओनली अबाउट करंट अफेयर्स की करंट में क्या चीजें चल रही हैं। जनरल अवेयरनेस में थोड़ा स्टैटिक पोर्शन भी आता है बट करंट अफेयर्स पर ज्यादा फोकस क्यों किया जाता है या करंट अफेयर्स की क्लासेस हम ज्यादा क्यों लगाते हैं? क्योंकि एग्जाम्स में 90 to 95% ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स में करंट अफेयर्स के ही क्वेश्चन आते हैं। जो स्टैटिक वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते ही बहुत कम है कि हम उस सब्जेक्ट को जीए नहीं बोलते, हम उस सब्जेक्ट को करंट अफेयर्स बोलते हैं और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि ऑफिशियली जीए लिखा होता है और हम पढ़ा सीए रहे हैं। ठीक है, सो करंट अफेयर्स से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। जीए कवर्स सीए प्लस स्टैटिक, ये एक माइन्यूट सा डिफरेंस है। तो आई थिंक मैम ने ये क्लियरली बताया है कि एक जीए जो है उसमें स्टैटिक भी आएगा, करंट अफेयर्स भी आएगा, बट मेजरली हमें करंट अफेयर्स पे फोकस रखना होता है, वही हमारे एग्जामिनेशन का पार्ट है। 100%। ठीक है मैम, ये तो आप एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। सेकंड, अगर हम फ्रेशर हैं, इफ वी आर अ बिगनर, ये बहुत सारे जितने भी जो रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम का सपना देखते हैं कि हम आरबीआई ग्रेड बी का को टारगेट करेंगे, नाबार्ड से भी, तो एक फ्रेशर को स्टार्ट कैसे करना चाहिए जनरल अवेयरनेस के लिए? वो कि कहाँ से शुरू करूँ, कहीं मैं खो ना जाऊँ, कहीं से शुरू किया कहीं पे खत्म हो रहे हैं, देन रिवीजन, वो क्या एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? हाउ डू वी बिगिन, कैसे स्टार्ट? सबसे पहले तो मैम आई फील एक कॉमन स्ट्रैटेजी होती है सारे ही एग्जाम्स की और सारे ही सब्जेक्ट्स की, विच इज आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट उठा रहे हो, उसका सिलेबस और पीवाईक्यू पहले देखना है। ये बहुत ही अंडर एस्टिमेट कर देते हो आप लोग कि सिलेबस और पीवाईक्यू तो सब लोग बोलते हैं, बट ट्रस्ट मी अगर ये देखा तो आपको एक क्लैरिटी होगा, आपको विजन रहेगा कि हाँ मुझे ये करना है। ये करने के बाद आप जो है, मैं नहीं बोलूंगी आप डायरेक्टली न्यूज़पेपर पे जंप इन कर दो क्योंकि समझ नहीं आएगा। आप जो है कुछ बेसिक किताबें पढ़ सकते हो, ठीक है, कुछ बेसिक जैसे अड्डा 24/7 भी डेली अपनी साइट्स पे करंट अफेयर्स डालता है कुछ, वो आप फॉलो कर सकते हो। कुछ समझ नहीं आता है तो आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री सेशंस मिलते हैं जहां पर डेली के करंट अफेयर्स पढ़ाए जाते हैं, तो उनसे पढ़ना धीरे धीरे शुरू करो। 1 महीने में आपको थोड़ा आइडिया होगा चीजों का। उसके बाद मतलब कुछ लोगों को थोड़ा पहले भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपने करंट अफेयर बिल्कुल ही नहीं छुए हैं या थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हुआ है। तो अगर बिल्कुल ही नहीं छुए हैं तो 1 महीना आपको लगेगा जस्ट टू कैप्चर थिंग्स कि अच्छा ऐसा भी होता है। बट अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो आप जल्दी कैचअप कर लेंगे। मे बी 15 days विल बी इनफ फॉर यू। सो वीडियोस देखो, सबसे पहले वीडियोस देखना बड़ा इजी होता है, उसके बाद खुद से पढ़ना शुरू करो।
वीडियोस के साथ साथ जो भी आपको पीडीएफ दी जाती है आप उनको रीड कर सकते हो। तो आपका एक थोड़ा सा फाउंडेशन बिल्ड होगा। उसके बाद आप न्यूज़पेपर पे आइए। न्यूज़पेपर भी जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, उसके लिए भी आप वीडियोस रेफर कर सकते हैं। न्यूज़पेपर लेट्स से आप अगर हिंदू पढ़ रहे हैं तो हिंदू का एनालिसिस आता है, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस हैं, आप उसको देखिए पहले, उसके बाद अखबार पढ़ना शुरू कीजिए। तो जब आप ऐसे शुरू करेंगे और पढ़िए उतना ही जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि जीए ऑलरेडी बहुत वास्ट है। अगर आप सब कुछ पढ़ने लग गए तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। सिलेबस और पीवाईक्यू देखो और बेसिक चीजों से, वीडियोस से शुरू करो पहले, फिर अपना खुद की रीडिंग से शुरू करो। दैट इज हाउ यू शुड स्टार्ट, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मैम आपने मेंशन किया न्यूज़पेपर के बारे में कि जैसे आपने मेंशन किया द हिंदू से हम स्टार्ट कर सकते हैं। जी, सो करंट अफेयर्स पढ़ते वक्त एक स्टूडेंट को वीडियो पर ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए, या अगर कोई स्टूडेंट किसी पेड कोर्स में है शुड दे रिलाई कम्प्लीटली ऑन द फैकल्टी, या ये जो न्यूज़पेपर है उनका इम्पोर्टेंस कुछ है, और अगर इम्पोर्टेंस है तो कौन कौन से वो न्यूज़पेपर है, हाउ टू अंडरस्टैंड द न्यूज़पेपर थिंग। ओके। सो मैम यहाँ पर मैं दो चीजें बताऊंगी कि सबसे पहले न्यूज़पेपर को क्या हमें पढ़ना चाहिए, अगर पढ़ना चाहिए तो कौन से न्यूज़पेपर है, और अगर मैंने कोई पेड कोर्स लिया हुआ है तो क्या मैं न्यूज़पेपर ना पढूं? सो द आंसर वुड बी नो। अगर आपने पेड कोर्स भी लिया हुआ है तो भी आपको जो पेड पीडीएफ मिलती है उसके साथ साथ न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है। तो आप चाहे खुद से सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप किसी पेड कोर्स में ज्वाइन है, न्यूज़पेपर आपको खुद से पढ़ना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा न्यूज़पेपर। तो मैम डिफरेंट एग्जाम्स का डिफरेंट वैरी करता है। अगर कोई स्टूडेंट नाबार्ड की तैयारी कर रहा है तो हिंदू पढ़ सकता है, अगर आरबीआई की तैयारी कर रहा है तो मिंट पढ़ सकता है, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ सकता है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस पढ़ सकता है। तो ये 2-3 अखबार हैं जो जिसकी लैंग्वेज आपको इजी लगे वो आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर भी वो सिलेबस वाला रूल अप्लाई होगा कि सिलेबस देख के न्यूज़पेपर पढ़ो, क्योंकि न्यूज़पेपर में हार्डली 50% न्यूज़ होती है पढ़ने वाली, बाकी हमारे पढ़ने वाली नहीं होती है। यहाँ से तो एक और क्वेश्चन आता है जी कि न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बोला जाता है, अब वो न्यूज़पेपर में एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, क्योंकि जो बिगनर है हाँ, उसको शायद नहीं पता है राइट कि न्यूज़पेपर में एग्जैक्टली व्हाट सेक्शंस आर टू बी एक्सप्लोर्ड। तो उसके लिए ही मैम सिलेबस है। जैसे सिलेबस में लिखा हुआ है इन्फ्लेशन, सिलेबस में लिखा हुआ है पॉवर्टी, तो मेरे को पता चल गया ये दो शब्द मेरे सिलेबस में है। अब जब मैंने अखबार खोला तो फर्स्ट हेडिंग आ गई कि इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया, तो मतलब मेरे को वो क्लिक कर जाएगा कि हाँ मेरे सिलेबस में भी इन्फ्लेशन था, अखबार में भी इन्फ्लेशन वाली हेडिंग है, तो मुझे पढ़नी है। करंट अफेयर्स, यस, तो मुझे वो पढ़ना है। ठीक है, सो ऐसे ही पॉवर्टी आपने देख लिया सिलेबस में है। अखबार जब आपने खोला तो आपने देखा कि वर्ल्ड बैंक ने कोई पॉवर्टी से रिलेटेड कोई रिपोर्ट रिलीज करी है, तो आपको ऑटोमेटिकली क्लिक कर जाएगा कि हाँ मेरे सिलेबस में भी पॉवर्टी था और ये वाली जो न्यूज़ है इज रिलेटेड टू पॉवर्टी, तो मुझे ये पढ़नी है। इसीलिए सिलेबस इज मस्ट। यस मैम। नाउ मैम अब हमने न्यूज़पेपर की बात कर ली, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है किस एग्जाम के लिए वो बात कर ली, क्या पढ़ना है एग्जैक्टली वो भी बात कर ली। आई थिंक एक बहुत बड़ा हमने एक पोर्शन कवर किया है। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर मेरा एग्जाम फॉर से सितंबर मंथ में है तो मुझे कितने मंथ्स का करंट अफेयर्स मुझे करके जाना है सो दैट आई फील कॉन्फिडेंट कि भाई मैंने अच्छे से कर लिया है अपना एग्जामिनेशन को कवर। ओके, तो मैम इसका एक यूनिवर्सल आंसर होता है कि 6 महीने, बट इस 6 महीने को मैं आपको समझाना चाहती हूँ। लेट्स से आप एकदम ही फ्रेशर हैं, आपने कभी भी करंट अफेयर्स नहीं पढ़े हैं, तो मैं आपसे पर्सनली ये आपको सजेस्ट करूंगी कि 6 महीने से थोड़ा सा ज्यादा पढ़ो, क्योंकि करंट अफेयर को समझने में, वो फाउंडेशन बनाने में, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में थोड़ा टाइम लगता है। क्वेश्चंस आपके 6 महीने से ही आएंगे, बट वो 6 महीने पे एक ग्रास्प बनाने के लिए, उस पे अपना एक होल्ड पाने के लिए आपको थोड़ा सा, आप 8 महीने पढ़ सकते हो। हाँ, अगर आपने ऑलरेडी किसी एग्जाम की तैयारी करी है, बैंकिंग की तैयारी करी है, उसके लिए करंट अफेयर्स आपने पढ़े हैं, आपने यूपीएससी की तैयारी की है, उसके लिए करंट अफेयर्स पढ़े हैं, आपने किसी और रेगुलेटरी की तैयारी की है, उसके लिए करंट अफेयर्स करे हैं, तो एग्जाम से पहले वाले जो 6 महीने हैं आप उतना पढ़ो, उतने में आपका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेजेस के करंट अफेयर्स काम आएंगे और क्रैक हो जाएगा। ओके मैम, तो यहाँ पे ना मेरा एक क्वेश्चन और आया है जी, कि अगर मुझे एग्जाम से पहले 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स इफ आई हैव टू कंप्लीट, तो मुझे एग्जैक्ट मेरी प्रिपरेशन में कितना टाइम नीडेड है इफ आई एम अ बिगनर। तो मैंने आज से अपनी प्रिपरेशन करना शुरू किया है और मुझे 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स को भी कवर करना है अलोंग विद दी जो सिलेबस हमारा है एंटायर। ट्रू। तो कितने मंथ का टाइम सफिशिएंट एग्जैक्टली होता है एक फ्रेशर के लिए, एक बिगनर के लिए, जहाँ पे उसकी सारी स्टेजेस क्लियर होने के साथ साथ वो एक कॉन्फिडेंस से एग्जाम में जा सके? बिल्कुल। तो मैम वो टाइम मैं देना चाहूंगी 8 महीने कि आपने कभी भी रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम नहीं दिया है, तो आप 8 महीने तो लेके चलो।
कि आपको करंट अफेयर्स आपको समझ में आना शुरू होंगे और उसके बाद आप एक फाउंडेशन बना पाएंगे, आप चीज़ों को रीड कर पाएंगे, रिवाइज कर पाएंगे, मॉक पेपर्स लगा पाएंगे। तो साइकिल काफ़ी लंबा है, उसको पूरा करने के लिए आपको टाइम लगेगा और सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा एक हैबिट में। न्यूज़पेपर की हैबिट नहीं होगी, 2-3 महीने में तो हैबिट ही बनेगी कि न्यूज़पेपर मेरे को पढ़ना है, करंट अफेयर्स मेरे को डेली बेसिस पे पढ़ने हैं। फिर समझ नहीं आएगा, फिर आप बीच में उसको ड्रॉप करोगे, फिर लगेगा कि यार ड्रॉप करने से काम नहीं चलेगा, फिर आप वापस से उसको पढ़ना शुरू करोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। 2 महीने में तो आपको ये लगता रहेगा कि 2 महीने कहाँ चले गए। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम हम लेके चलेंगे, 6 to 8 मंथ्स आई वुड से, इनफैक्ट 8 मंथ्स आप लेके चलो कि आपको अपनी प्रेपरेशन। सो बेसिकली आई थिंक दिस इज द परफेक्ट टाइम कि आपको अभी से अपने रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम्स की, करंट अफेयर्स की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ताकि आपका कंफर्टेबली पूरा सिलेबस और रिवीजन हो जाए। आई थिंक अभी मैम जब आप आंसर कर रहे थे कि बीच में हम ड्रॉप करेंगे और ये राइट राइट। तो मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब या जिन्होंने ऑलरेडी एक एग्जाम दे दिया है, वो मुझसे कनेक्ट कर पाए होंगे Exactly, अभी। वो आपसे रिलेट कर पाएंगे क्योंकि वाइल आई वाज प्रिपेयरिंग हाँ, तो ये होता है बिल्कुल हर बिल्कुल। 1 मंथ के एंड में या कभी बीच बीच में ऐसे वो आपको फील होता है कि क्या हाँ हाँ, राइट क्या वो है, बिल्कुल डिमोटिवेशन भी आता है और वापस से फिर गियर अप भी अपने आप को करना करना पड़ता है। तो पड़ता आई है, थिंक बिल्कुल बहुत सारे स्टूडेंट अभी रिलेट कर रहे होंगे आपसे। जी। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है मैम कि सोर्सेस क्या रखने चाहिए, क्या हमारे एग्जैक्ट क्रिस्प सोर्सेस क्या है कि इतना तो करना ही है। लेट्स सपोज कि मेरे पास 6 मंथ्स का ही टाइम है, जैसे आपने भी बताया कि 8 मंथ्स का टाइम जिसमें आप सारी प्रोसेस कर सकें। एंड देन वी हैव द अदर सेट ऑफ स्टूडेंट्स जो पहले कुछ एग्जाम दे चुके हैं एंड उनके लिए सेकंड मौका है या सेकंड टाइम वो एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। तो ऐसे में वो क्रिस्प सोर्सेस क्या है जिनके बिना काम नहीं चलेगा, एंड एड ऑन हम क्या कर सकते हैं इफ वी हैव मोर टाइम। तो मैम दोनों को हम कैसे देखते हैं? रियली नाइस क्वेश्चन मैम। जो आपने एड ऑन वाला बोला है वो काफी अच्छा पॉइंट था। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 डिविजन्स में रखूंगी। सबसे पहले अगर आप खुद से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए सोर्सेस होंगे। सबसे पहला न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है। समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ ड्रॉप मत करना। मेरे सेशंस देखो, डेली 6 बजे रेगुलेटरी बॉडीज़ पर आती हूँ, वहाँ पर न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पढ़ाती हूँ, या फिर कोई और भी आप न्यूज़पेपर आर्टिकल सेशंस यूट्यूब पर आजकल बहुत सारे सेशंस हैं जो फ्री में मिलते हैं। या नॉर्मली चीज़ों को कोई आर्टिकल समझ नहीं आ रहा है, उसको गूगल कर लो, उसके वर्ड मीनिंग देख लो, बट करो। ठीक है, न्यूज़पेपर करना है। सेकंड, आप कोई भी एक मंथली मैगजीन फॉलो कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि आप जो भी मंथली मैगजीन फॉलो कर रहे हो उसमें पीआईबी कवर्ड हो। उसमें अगर आप रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम दे रहे हो, स्पेशली आरबीआई, तो उसमें आरबीआई की वेबसाइट्स कवर हो। तो ये 2-3 चीज़ें, उसमें स्कीम्स कवर्ड हो, उसमें रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस कवर्ड हो। तो एक अच्छी सी मंथली मैगजीन चूज कर लो और न्यूज़पेपर, ये 2 चीज़ें आपको पढ़नी है। अगर कोई मैगजीन ना मिले जहां पर ये सारी चीज़ें कंपाइल्ड करके आपको दी जा रही हैं, तो आपको अलग अलग वेबसाइट्स रेफर करनी पड़ेंगी। पीआईबी, मैं आपको 2 वेबसाइट्स बताऊंगी। पीआईबी आपको एंड टू एंड फॉलो करना पड़ेगा, अगेन सिलेबस ओरिएंटेड। सेकंड इज आरबीआई वेबसाइट आपको करनी पड़ेगी, जहां से आपको नोटिफिकेशन सर्कुलर्स वगैरह करने पड़ेंगे, अगेन सिलेबस ओरिएंटेड। सो दिस इज फॉर पीपल हु आर सेल्फ प्रिपेयरिंग। ठीक है। सेकंड, आपने अगर कोई पेड कोर्स लिया हुआ है तो उसमें आपको, जैसे अगर आपने मेरा पेड कोर्स लिया हुआ है तो मैं आपको एक पीडीएफ ऐसी डिजाइन करके देती हूँ जहां पर आपको पीआईबी वगैरह जो भी साइट्स की मैं बात कर रही हूँ वो आपको कंपाइल करके दे दिया जाता है। तो आपको सिर्फ वो एक पीडीएफ रेफर करनी है, प्लस न्यूज़पेपर यहाँ भी करना पड़ेगा। एंड वाई न्यूज़पेपर? क्योंकि न्यूज़पेपर सिर्फ आपको करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा रहे हैं, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर रहे हैं, आपको आंसर राइटिंग सिखा रहे हैं, आपकी रीडिंग स्पीड एनहांस कर रहे हैं। ये सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी क्योंकि आपके मेंस और इंटरव्यू में भी काम आएगी। तो हमें इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करनी है। सो या दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट मैम, जो आपने भी एड ऑन किया कि न्यूज़पेपर को ना तो वो आपका पीछा छोड़ेगा एज एन इट इज रिक्वायर्ड इन योर प्रिपरेशन, और आपको भी पीछा नहीं छोड़ना चाहिए बिकॉज इट एनहांसेस योर ओवरऑल पर्सनालिटी। आपको, जैसे मैम ने बोला कि कंटेंट राइटिंग में आपको बहुत हेल्प करता है। एंड आई थिंक मैम जब हम न्यूज़पेपर रीड करते हैं, लाइक इफ वी आर रीडिंग द आर्टिकल्स, हमारी को वोकैब भी बिल्ड होती है। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड एडिशन टू योर इंग्लिश लैंग्वेज। एंड जैसे आरबीआई एग्जाम है, वहाँ पे आपको जब ऐसे लिखना है सेकंड फेज में, तो आई थिंक एक होता है कि आप कितना डेटा है आपके पास लिखने के लिए, एंड देन सेकंड थिंग इज दैट हाउ डू वी प्रेजेंट आवरसेल्फ, आर्ट ऑफ आंसर आर्ट ऑफ आंसरिंग क्या है, कितने आर्टिकुलेट वे में आप लिख पाते हैं। आई थिंक दैट आल्सो मैटर्स अ लॉट। तो कमिंग फ्रॉम देयर मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि, और ये बच्चों के फायदे वाला है, स्टूडेंट के फायदे के वाला है कि अगर हम इतना सारा वी आर रीडिंग सो मच, न्यूज़पेपर भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, और जनरल अवेयरनेस का स्टैटिक पोर्शन भी कर रहे हैं, तो क्या इसमें हमें एक एडवांटेज मिल सकता है कि
ये तो हमने किया, एक अच्छे से तरीके से प्रिपेयर किया एंटायरली फॉर 6 मंथ एंड ऑल. सो प्रिपरेशन एक रख के कैन वी टारगेट मेनी एग्जामिनेशन? क्या हमारी एक सेम प्रिपरेशन से जीए की या करंट अफेयर्स की क्या डेफिनेटली हम सिमिलर सेट ऑफ एग्जामिनेशन टारगेट कर सकते हैं, या हम कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जिनको साथ में टारगेट किया जा सकता है? 100%. मुझे लगता है कि इनफैक्ट मैम एक एग्जांपल देती हूँ कि हम्म। बहुत सारे जो यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो यूपीएससी की तैयारी करते हैं हम्म, और आरबीआई से आई थिंक बस 2 महीने पहले थोड़ा सा आरबीआई ओरिएंटेड चीजें करके करंट अफेयर्स और एग्जाम दे आते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है. राइट. मैंने खुद बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने आरबीआई क्रैक कर लिया और उन्होंने 2 महीने के करंट अफेयर्स पढ़े. डज नॉट मीन कि आपको 2 महीने के करंट अफेयर्स Right. करने हैं. इट मीन्स कि उनका एक बैकग्राउंड था यूपीएससी का, वो ऑलरेडी 2 साल से 3 साल से शायद करंट अफेयर्स कर रहे हैं. बट यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि क्या एक ही प्रेपरेशन में मल्टीपल एग्जाम्स टारगेट कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं. बैंकिंग के एग्जाम्स, ठीक है, क्लर्क वाले, पीओ वाले, और रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम्स. करंट अफेयर्स आप एक ही जगह से पढ़ सकते हैं. थोड़ा डिफिकल्टी लेवल चेंज हो जाता है अगर आप जितना हायर एग्जाम्स देते हैं, आरबीआई का देंगे, यूपीएससी का देंगे, तो डिफिकल्टी लेवल चेंज हो जाता है. करंट अफेयर्स वही रहते हैं. तो आप अकॉर्डिंगली आपके जो भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हैं उस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं. बट डेफिनेटली एक ही तैयारी से आप मल्टीपल एग्जाम्स 100% टारगेट कर सकते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि आजकल कंपटीशन ज़्यादा है, सीट्स कम है. तो क्यों ना हम उसी तैयारी में मल्टीपल एग्जाम्स टारगेट करके अपनी एक सीट अच्छे से किसी जगह पर सिक्योर कर लें. वेल सेड मैम. एक और क्वेश्चन में मेरे दिमाग में भी आया है कि जी. हमने प्रिपरेशन टाइम को डिस्कस करा कि इतना टाइम हमें रिक्वायर्ड है. वी हैव आल्सो डिस्कस्ड कि सोर्सेज क्या क्या रखने चाहिए. जी. क्या करंट अफेयर्स या जैसे अदर सब्जेक्ट्स में होते हैं ना कि कुछ बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, हैव यू नो लॉट ऑफ वेटेज इन द एग्जामिनेशन, क्या करंट अफेयर्स यानी कि जीए में, टू बी सेइंग इट इन अ बेटर वे, क्या जनरल अवेयरनेस में भी मैम कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं that actually are very very important, cannot be left? Yes ma'am. Again it depends exam to exam. आरबीआई की बात करते हैं. आरबीआई में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके बैंकिंग अवेयरनेस से आते हैं, तो वो पोर्शन आप नहीं छोड़ सकते. उसके बाद अब गवर्नमेंट स्कीम्स आपको बहुत इन डेप्थ पढ़नी है एकदम, क्योंकि अब ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे. आपसे ये नहीं पूछेगा कि कौन से ईयर में लॉन्च हुआ, नहीं, आपको मे बी उसके पैरामीटर्स पूछ लेगा, उसके बेनिफिशरीज पूछ लेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूछ लेगा. तो इन डेप्थ क्वेश्चंस आ रहे हैं. उसके अलावा आपको जो है रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस वाले क्वेश्चंस करने हैं. तो ये 2-3 कैटेगरी है कि बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस वाला आपको अच्छे से करना है, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस, गवर्नमेंट स्कीम्स, ये कुछ ऐसे एरियाज है जो आपको अच्छे से करना है. फिर इनको मैं प्राइमरी टॉपिक्स बोलती हूँ. फिर सेकेंडरी टॉपिक्स आते हैं हमारे, अपॉइंटमेंट्स हो गए, एमओयूज हो गए, स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चंस हो गए मैम, ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स. खैर नेशनल इंटरनेशनल को आप प्राइमरी में भी डाल सकते हो क्योंकि आजकल काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. तो ये एक सेग्रीगेट आप कर लीजिएगा कि कौन से प्राइमरी टॉपिक्स है, कौन से सेकेंडरी टॉपिक्स है. प्राइमरी टॉपिक्स को ज़्यादा टाइम देना है, सेकेंडरी को थोड़ा कम देना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक है. तो ये इस तरीके से आप सेग्रीगेट करके पढ़िएगा. सो आई थिंक इसको अगर हम एक उसमें कॉन्क्रीट वे में प्रेजेंट करें तो हमें करना सब कुछ जी. इट इज जस्ट कि हमें ज्यादा इफेक्टिवली किसको प्रिपेयर करना है, टाइम किसको ज्यादा देना है. जी जी जी. दैट्स अगेन अ गुड थिंग. आई थिंक ये भी जरूरी जानना है स्टूडेंट्स के लिए कि व्हाट आर द टॉपिक्स जो उनको कहीं ना कहीं सिलेक्शन के और थोड़ा सा नजदीक पहुंच जाते हैं. 100% मैम. नाउ ये मैम जो करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं, एक तो आरबीआई में जैसे एक लिखा होता है कि जनरल अवेयरनेस आएगा. सो दीज करंट अफेयर्स दैट वी आर प्रिपेयरिंग, इनका क्या कुछ रोल हमारे जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं जो और कहीं ना कहीं वो भी करंट अफेयर रिलेटेड सब्जेक्ट्स है, जैसे ईएसआई है, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट है, डू दे प्ले एनी रोल? हमारी ये प्रिपरेशन क्या हमें इन सब्जेक्ट्स में भी कुछ बेहतर बनाती है, कुछ हेल्प आउट करती है, या अगर करती है तो किस तरीके से उसको भी मैनेज करके चल सकते हैं कि हमारे 1-2 सब्जेक्ट्स और साथ में थोड़ा बहुत पोर्शन, आई एम नॉट श्योर कि कितना होगा. जी जी जी, रियली नाइस मैम. आई एम श्योर जितने भी स्टूडेंट्स अभी हमें सुन रहे हैं, आप में से भी बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होगा. जैसे YouTube पे भी हमारे सेशंस आते हैं, हमारे 3 सेशंस आते हैं बैक टू बैक, तीनों करंट अफेयर्स के हैं. बट एक में मैं करंट अफेयर करा रही हूँ, दूसरे में कोई और टीचर किसी और सब्जेक्ट के करंट अफेयर्स, कोई और टीचर किसी और सब्जेक्ट के करंट अफेयर्स. तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि यार एक ही करंट अफेयर है और हम इतनी जगह अलग अलग पढ़ रहे हैं. तो अगेन जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जो करंट अफेयर है वो एक बहुत बड़ा सर्कल है और उसी में एक छोटा सा सर्कल आता है ईएसआई के करंट अफेयर का, उसी में एक छोटा सा सर्कल आता है फाइनेंस के करंट अफेयर्स का. तो अगर आप करंट अफेयर एज अ होल पढ़ रहे हैं तो उसी में मैम आपके ईएसआई के करंट अफेयर्स भी हो जाते हैं, फाइनेंस के भी हो जाते हैं.
हम इनकी अलग से क्लासेस इसीलिए लगाते हैं क्योंकि ये फेज 2 के सब्जेक्ट्स हैं और वहां पर भी करंट अफेयर्स आते हैं। तो बच्चों को एक एक बेटर कंटेंट देने के लिए, स्पेसिफिक कंटेंट देने के लिए हम अलग से इनकी क्लासेस लगाते हैं। बट डेफिनेटली करंट अफेयर्स आप अगर पढ़ते हैं, जैसे मैंने बोला न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वहां से आपका GA-CA वाला पोर्शन भी कंप्लीट होगा, वहां के करंट अफेयर्स भी आपके होंगे, ESI के करंट अफेयर्स भी कवर होंगे, फाइनेंस के करंट अफेयर्स भी कवर होंगे और इंग्लिश के डिस्क्रिप्टिव में भी आपकी मदद करेगा क्योंकि वहां पर भी कोई भी आपको जो है आर्टिकल ऐसे वगैरह लिखने को आ सकता है। तो एक न्यूज़पेपर या एक करंट अफेयर आपके 4 सब्जेक्ट्स में काम आ रहा है। सो आई थिंक इससे ज्यादा बढ़िया बात कोई नहीं हो सकती कि एक ही जगह से मेरे 4 सब्जेक्ट। इनफैक्ट मैम रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो जब हम एडिटोरियल पढ़ते हैं तो वहां से रीजनिंग में भी जो स्पीड होती है वो हेल्प करता है, राइट? हाँ, तो स्पीड में भी जो एडिटोरियल पढ़ने में या आर्टिकल पढ़ने में सबसे ज्यादा हेल्प तो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज और एनालिसिस भी रीजनिंग का, क्योंकि आप कुछ पढ़ रहे हैं और आप उससे कुछ इंटरप्रेट भी तो कर रहे हैं, राइट, यू आर एनालाइजिंग द थिंग। तो डेफिनेटली आई थिंक कभी भी हम कुछ पढ़ते हैं तो वो वेस्ट नहीं जाता है, नॉलेज नेवर गोज वेस्ट। तो इफ यू आर टेकिंग समथिंग फ्रॉम समवेयर तो वो कहीं ना कहीं इन सम और द अदर फॉर्म इट कम्स आउट, इट हेल्प्स यू इन सम वे। एंड मैम लास्ट में कि करंट अफेयर्स जैसा कि आपने बोला इतना वास्ट सब्जेक्ट है और करंट अफेयर्स से ऊपर हम जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे जो एक्चुअली मेन बॉडी है एंड देन वी हैव करंट अफेयर्स इन दैट। तो मैम बहुत सारे स्टूडेंट के, मेरे भी बड़े सारे डाउट्स होते थे, तो कुछ स्टूडेंट के कुछ ऐसे भी डाउट्स तो होते होंगे जो थोड़े से फनी, थोड़े से वियर्ड कि मैम बहुत रटना पड़ेगा क्या, या कैसे ये इतने सारे कई सारे स्टूडेंट तो मैंने देखा है बहुत एक याली प्रैक्टिस भी चलती है, आई थिंक वो ज्यादा उन्हें इजी लगता है, क्या लगता है कि दैट वी टेक नहीं PDF के पूरे वो हम फोटो स्टार्ट करा के अपने पास रखते हैं। आई थिंक वो भी एक चीज होती है जो सबके पढ़ने का एक तरीका अलग होता है। तो ये बहुत रटने वाला सब्जेक्ट है मैम, क्या मल्टीपल रिविजन्स करने हैं, क्या करना है इसमें? ओके, सो मैम यहाँ पर भी मैं 2 चीजें बोलूंगी। तो एक तो डेफिनेटली कुछ पोर्शन ऐसा होता है जैसे कोई नंबर हो गया, कोई फिगर हो गया, वो हमें याद करना ही पड़ेगा। उसका देयर इज नो अदर वे कि मैं उसको आपको सिखा दूं या समझा दूं उसके बारे में, ठीक है? अगर मैं बोल रही हूँ कि RBI ने बोला है हमारी GDP 7.2% से बढ़ेगी, ठीक है? तो वो 7.2 आपको याद ही रखना है। देयर इज नो अदर वे कि मैं आपको उसको रटवा, मतलब किसी और तरीके से आपको समझा दूं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आप उसको किसी एक ऐसी स्टोरी से लिंक कर लो कि लेट्स से RBI ने बोला कि 7.2 से ग्रो करेगी हमारी GDP, तो बट अभी प्रॉब्लम क्या हो गई कि सितंबर वाले क्वार्टर में हमारा जो इकोनॉमी है वो अचानक से गिर गया, 5.4% पे आ गया। मतलब RBI ने बोला हुआ है 7.2 और हम है 5.4 पे, तो वो बहुत बड़ा गैप है। इसलिए RBI ने भी सोचा कि यार ये तो बहुत बड़ा गैप हो गया, तो हम इसको भी थोड़ा सा नंबर को डाउन कर देते हैं। इसलिए RBI ने भी वो घटा के 6 पॉइंट समथिंग कर दिया अभी इसको, ठीक है? तो अगर आप इन नंबर्स को एक स्टोरी से, एक पूरे ट्रेंड एनालिसिस से कनेक्ट करके समझने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो आपको याद रखने में चीजें बहुत बहुत आसानी होगी, ठीक है? तो आपको सिर्फ ऐसा नहीं लगेगा कि बस नंबर्स बैठ के याद करने पड़ रहे हैं, आप कनेक्ट कर पाओगे चीजों को। सेकंड, हमें हमेशा चीजों के, कोई भी टॉपिक होता है उसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में भी आप जा सकते हैं फर्स्ट टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द टॉपिक। सेकंड, वो आपको फिर याद रहेगा अगर आपको उसकी एक स्टोरी पता होगी। जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक हम पढ़ते हैं, एक बच्चा तो मैम वो सिर्फ रटने में लग रहा है कि इस ईयर में बना था, यहाँ पर हेडक्वार्टर है। दूसरी तरफ एक बच्चा है वो ये सोचता है कि यार इसी ईयर में क्यों बना था, तो वो समझेगा कि उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर हुई थी, वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई, उस टाइम पे हमें जरूरत पड़ी कि ऐसे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हमें बनाने हैं, इसीलिए इस टाइम पे बना। तो अगर आपको थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड पता हो तो चीजें याद रखना बड़ा आसान होता है। थर्ड, आप कोई भी चीज जब पढ़ते हैं तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से पढ़ सकते हैं, खुद के ग्राफ भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है कहीं आपको चाहिए, ठीक है? जैसे GDP का ही डेटा आता रहता है, हर महीने आता है, हर साल आता है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से आता है, तो उसका खुद ही ग्राफ बना लो एक, है ना? जैसे हम स्कूल में ग्राफ बनाते थे, X एक्सेस Y एक्सेस वाला, खुद ही ग्राफ बना लो, ठीक है? उससे क्या होगा, याद रखने में आसान होगा। और आजकल तो ट्रेंड एनालिसिस वाले क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं कि कोई भी चीज पिछले साल कितनी थी, इस बार कितनी हुई है, क्या डिफरेंस है, राइट? नेक्स्ट इज, मैं बोलूंगी कि जो लोकेशन वाली चीजें होती हैं आप उनको मैप से पढ़ें। अपने रूम में आप एक इंडिया का मैप
पॉलिटिकल मैप और एक वर्ल्ड मैप पेस्ट कर ले, वहाँ पर आप जगह लोकेट करें, तो उससे काफ़ी सारे आपको लोकेशंस भी पता चलेंगे और बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनके मेंबर कंट्रीज पूछ लिए जाते हैं, वो भी आप वहाँ से जो है याद रख सकते हैं और वो आपको एग्जाम तक याद रहेंगे। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो अगर आप छोटी छोटी चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका याद रखने का मैं बोलूँगी बहुत हद तक कम हो जाएगा, बट कुछ चीज़ें तो फिर भी याद ही रखनी पड़ेंगी। उसके लिए मैं क्या करती थी मैम कि मेरे पास ना एक वो येलो कलर में स्टिकी नोट्स आते थे, तो मैं उन पे डेटा लिख लेती थी और उसको अपने स्टडी टेबल पे चिपका लेती थी और मैं उसको ना अलग से टाइम नहीं देती थी कि बैठी उनको रट रही हूँ, नहीं, मैं जैसे बैठी हूँ स्टडी टेबल पे आई हूँ पढ़ने के लिए, उन पे नज़र चली गई तो वो मेरे सबकॉन्शियस में वो नंबर्स अपने आप चले जाते थे। वहाँ से उठने लगी हूँ, कुछ चाय पी रही हूँ तो पीते पीते वो नंबर्स देख लिए बस मैंने, है ना। तो आप भी ऐसा कर सकते हो ताकि वो नंबर्स आपके सबकॉन्शियस में चले जाए और आपको अलग से कुछ भी याद रखने की जरूरत ना पड़े। और एमसीक्यू की अच्छी बात एक ये होती है कि एमसीक्यू में हमें ना ऑप्शन मिलते हैं, तो वो देख के ना याद आ जाता है कि हाँ ये पढ़ा था मैंने, तो इट विल हेल्प यू। राइट। तो जैसा मैम आपने बोला कि एक बच्चा है कि वो IMF के बारे में रट रहा है और एक सोच रहा है कि व्हाई इन दैट पर्टिकुलर ईयर, तो आई थिंक यहाँ पे हमें एक चीज समझ में आती है कि इफ यू शो लिटिल इंटरेस्ट, हाँ, क्यूरियोसिटी आप दिखाते हो, हाँ, बिल्कुल हिस्ट्री में बिल्कुल जाओ, थोड़ा सा आप क्यूरियोसिटी दिखाओ, आप एक्चुअली उसको समझने की कोशिश करो, तो आई थिंक उस वे में आप चीजों को याद भी अच्छे से रख पाओगे। और मैम एक चीज यहाँ पर, और इसमें ना सर्च करने में बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। आप सोच रहे हो मैम इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन है, सबको क्या सर्च करने बैठे, नहीं, ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालो, विकिपीडिया डालो, आगे विकिपीडिया का एक पहला पैराग्राफ पढ़ लो, बस फर्स्ट पैराग्राफ, हार्डली उसमें 7-8 लाइनें होती होंगी, उतना पढ़ लो, आपको सारे फैक्ट्स भी पता चल जाएंगे और पीछे का हिस्ट्री भी पता चल जाएगा, एंड दैट इज इट। तो आई थिंक एक अगर नहीं भी इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है तो आप ऐसे कर सकते हैं, कई बार फोर्स्ड इंटरेस्ट जनरेट करना पड़ता है, इफ आइदर आप उस चीज के लिए ऑलरेडी पैशनेट है, नहीं तो फिर हो जाएगी ईदर वेज। तो नाउ आई थिंक मैम वो सभी क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं जो एक स्टूडेंट की क्वेरी हो सकती है, स्पेशली हमने बिगनर स्टूडेंट्स को दिमाग में रख के वो सारी चीजें पढ़ी है, एंड आई एम श्योर जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्रिपरेशन के मोड में है, एक आध बार एग्जाम भी दे चुके हैं, उनको भी कहीं ना कहीं अगर कुछ गलतियां उनसे हो रही हैं तो उनको भी वो अपनी मिस्टेक्स को सुधारने का यहाँ पे कुछ जरूर समझ में आया होगा। बिल्कुल। सो एट लास्ट मैम आई वुड लाइक टू आस्क यू कि एक क्रिस्प मैनर में एग्जैक्टली उसकी प्रिपरेशन से लेके उसके लास्ट तक क्या एक रूटीन मेंटेन करना चाहिए एक स्टूडेंट को, स्पेशली फॉर द GS सब्जेक्ट, एंड ये एक स्टोरी के उसमें फॉर्म में आप में बताइए। तो सबसे पहले आप जो भी अपना एग्जाम टारगेट कर रहे हो उसको फाइंड आउट करो, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स हैं। उसके बाद उसका सिलेबस और PYQ देखो। उसके बाद आप करंट अफेयर्स एकदम ही फ्रेशर हैं तो कोई वीडियोस देखना शुरू कर दो। मेरा 6 बजे रेगुलेटरी बॉडीज पर भी सेशन आता है, आप वो देखने लग जाओगे। 10, 12, 15 दिन आप वो सेशन देखो। उसके बाद न्यूज़पेपर उठाओ, थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश करो। कुछ समझ ना आए तो उसको यूट्यूब पे देखो, गूगल करो, बट थोड़ा थोड़ा उसमें इंटरेस्ट जगाने की कोशिश करो। ये आपको शुरुआत में करना है। उसके बाद आप जाइए डेडिकेटेड हमारी जो वेबसाइट्स हैं, PIB है, डेली की न्यूज़ उसमें आती हैं, वो फॉलो कीजिए। RBI की वेबसाइट एक्सप्लोर करो कि क्या क्या होता है, RBI पूरा दिन में क्या कर रहा है, क्या कैसे सारी चीज़ें हैं। तो धीरे 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 जो है आप इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी और भी बहुत सारे पेड कोर्सेज हैं जहाँ पर डेडिकेटेड PDF आपको मिल जाती है और उन PDF को हम काफ़ी इलैबोरेट और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको समझाते भी हैं, तो वो भी आप एक जो है रेफर कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका एक बार सिलेबस हो जाए उसको आपको रिवाइज करना है। करंट अफेयर्स इज नथिंग विदाउट रिवीजन। आप जो भी पढ़ रहे हैं आपको 3 से 4 बार उसको रिवाइज करना है। सबसे पहला रिवीजन आपका तब करेंगे जब आप मैम ने आपको कुछ पढ़ा दिया या आपने खुद पढ़ लिया, उसी रात को या उससे नेक्स्ट डे आपका होना चाहिए। सेकंड रिवीजन आप 15-20 डेज पे कर सकते हैं, फिर थर्ड रिवीजन आप 1 महीने में कर सकते हैं। इस तरीके से अपना रिवीजन कीजिएगा। एंड जब एक बार सिलेबस हो जाए तो मॉक टेस्ट आप लगाइएगा। मॉक्स का एनालिसिस जरूर कीजिएगा, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक्स क्वांटिटी कम रख लो बट एनालिसिस आपको अच्छे से करना है, एंड आई थिंक दैट इज हाउ यू शुड स्टार्ट एंड फिनिश। Okay, thank you so much, ma'am. So I think with this, after taking all the queries a fresher or a beginner can have, उन सभी queries को हमने मैम से, और मैम ने बहुत अच्छे तरीके से आपको इलेबोरेटेड मैनर में सारी चीज़ें बताई, समझाई। आई थिंक एक स्टूडेंट अगर यहाँ से टेक अवे लेके जाए और वो इस मोड में प्रिपरेशन करे तो आई एम श्योर आपके लिए GA जो बहुत डर लगता है स्टूडेंट को वो बहुत आसान हो सकता है, आसान हो जाएगा। तो इसी के साथ मैम आज का हम यहाँ पे ये पॉडकास्ट को सम अप करेंगे, एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस कमिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज इन न्यू ईयर।
वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर मैम टू आवर स्टूडेंट्स कि ये एक नए साल की शुरुआत हो चुकी है और जनरल अवेयरनेस की आपको देखो पहले ही स्ट्रेटेजी बता दी गई है ताकि आप टाइम से जो है बिल्कुल नए बिल्कुल साल की शुरुआत में आप टाइम से चीजें अपनी इसी तरीके से लेके चलते रहें एंड so with this yes so ma'am ma'am happy new year to you too same to you ma'am and to you too आप सभी को भी so GA की स्ट्रैटेजी मैंने बता दी है आई होप इट हेल्प और चर्चा का हमारा जो है ये आखिरी एपिसोड है इसके बाद चर्चा समाप्त हो जाएगा और सारे ही एपिसोड्स सारे ही सब्जेक्ट है यूट्यूब पर आपको फ्रीली अवेलेबल हैं आपका जब मन करे ठीक है ये आई थिंक आपको 2026-27 कभी भी पेपर देना हो हर एक ईयर में ये प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपकी हर एक सब्जेक्ट की मदद करेगी तो आप इसको कभी भी रेफर कर सकते हैं ठीक है विद दैट लेट्स एंड दिस सेशन थैंक यू सो मच एवरीवन बाय बाय